नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुमाऊँ का चंद राजवंश। इससे पहली वाली क्लासें जो हमारी हुई थी उसमें हमने राज्य इतिहास के पौराणिक स्रोतों को पढ़ा था। साथ ही उत्तराखंड के आदि निवासी कुलिंद वंश और कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ा था। अब हमारी जो क्लास होगी वो कुमाऊँ के चंद वंशों से संबंधित होगी। तो चंद वंश की स्थापना चंपावत की राजगुंगा किले से हुई। चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। काली कुमाऊँ जो है वो चंपावत का ही उपनाम था। तो जो चंद वंश की स्थापना कहाँ से होती है, तो चंपावत के राजगुंगा किले से। चंद वंश के इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, तो बालेश्वर मंदिर का जो कराचल देव का लेख है, साथ ही गोपेश्वर त्रिशूल लेख और वास्ते ताम्रपत्र आदि से। ठीक है, तो इन 3 स्रोतों के आधार पर हमें जो है चंद वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। मझेरा ताम्रपत्र से चंद और बम शासकों के संबंध का पता चलता है एवं वास्ते ताम्रपत्र जो है मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। पाभी ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजयचंद से है। मोनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित था और जो चंदों की प्रारंभिक राजधानी है वो चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी और बाद में जो है अल्मोड़ा राजधानी बनाई गई, जिसमें नेपाल का भी जो है कुछ भाग था। साथ ही हम आगे देखते हैं तो देवी सिंह या देवी चंद के समय जो है देवीपुर राजधानी बनाई गई। चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था और चंद राजाओं की जो वंशावली है वो हमें मानवोदय काव्य में मिलती है, यानी कि चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में दी गई है। अब हम देखते हैं चंद शासक सोमचंद। तो हमारे पास जो पहला शासक आता है वो है सोमचंद। तो चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासक के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 के बीच में की होगी और स्वयं सोमचंद जो है भगवान शिव के उपासक थे। तो सोमचंद ने जो है चंद वंश की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था और जिस पर जो है ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद जो है 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए थे और काली कुमाऊँ यानी कि चंपावत में सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने जो है से 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप जो है चंपावत की कोतवाली छावनी से भेंट में दी। तो ये जानकारी हमें जो है बद्रीदत्त पांडे देते हैं कि जो ये सोमचंद है ये 27 आदमियों के साथ जो है बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है और जो ब्रह्मदेव है वो इससे जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और दहेज में जो है उसे दोस्तों चंपावत का जो है कोतवाली छावनी दे देता है। तो सोमचंद ने चंपावत में राजगुंगा किले का निर्माण करवाया और इस किले से सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की। चंदवंश कन्नौज नरेश का भाई था जो प्रयाग के शासक चंदपालफूर का वंशज था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास जो है प्रयाग के निकट झोंसी बताया, जबकि इलियट के अनुसार चंदों का जो मूल निवास है वो झांसी था। आगे हम देखते हैं तो सोमचंद ने 4 किलेदारों की नियुक्ति की। ठीक है, कौन कौन से, तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, और ये जो है नेपाल के थे और इनको चाराल या चार आल कहा जाता था। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था और सोमचंद ने जो है मेहरा और फतियारों को मंत्री व सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। तो मेहरा लोग कटोलगढ़ और फतियाल लोग जो है डुंगरी में रहते थे। तो आगे हम देखते हैं तो सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की। अतः कुमाऊँ में पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है सोमचंद को माना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं कि सोमचंद ने जो है ग्रामीणों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की और कुमाऊँ में पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद डोडी के राजा को कर दिया
करता था। नेपाल के राजा को कर देता था। और डोंडी के राजा जो उस समय कौन थे, मलवंशी थे, ठीक है, जिन्हें रैका राजा कहा जाता था। तो सोमचंद के समय में जयदेव मल टोटी या राय का राजा था, यानी कि जब सोमचंद शासक था कुमाऊं का, उस समय नेपाल का शासक था जयदेवमल। मल वंश का प्रथम राजा वामदेव था और इसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। आगे हम देखते हैं तो सोमचंद्र का जो उत्तराधिकारी था या फिर दूसरा चंद शासक था वो था आत्मचंद। तो कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था जिसने 20 वर्ष तक जो है शासन किया था। तीसरा जो चंद शासक आता है वो होता है पूर्णचंद और इसने 1066 से 1084 तक शासन किया। इसके बाद हम देखते हैं इंद्रचंद्र को और उसके उत्तराधिकारी को। तो जो चौथा चंद हमारे पास आता है वो आता है इंद्रचंद, ठीक है। इसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद्र ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इम्पोर्टेंट है, आप इसे जो है अच्छे से नोट कर सकते हैं। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे पटरंग वाली कहा जाता था। इंद्रचंद्र राजा बड़ा घमंडी था और ये जो है अपने आप को इंद्र के समान समझता था। तो इंद्रचंद्र का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है संसार चंद, ठीक है, जिसके पश्चात चंद शासक जो है कौन कौन आते हैं, तो सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो वीणाचंद जो है वो कुमाऊं का विलासी राजा था जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था। तो खस राजा था विजड़। तो वीणाचंद के बाद हम देखते हैं वीरचंद को, और वीरचंद्र ने जो है खस राजाओं को हराकर पुनः जो है राज्य पर कब्जा किया था। अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। वीरचंद्र का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी तक जो है गद्दी पर बैठा था। आगे हम देखते हैं ठोटी का अशोकचल एवं क्राचल शासक। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोकचल का आधिपत्य था। अशोकचल वैरात कुल का था और नेपाल के दुल्लू का निवासी था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोकचल जो है कहाँ का निवासी था, तो ये नेपाल के दुल्लू का निवासी था, ठीक है। अशोकचल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राज्य नियुक्त किया था और पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोकचल को खस देश का राजाधिराज कहा गया है। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ। क्राचल देव के लेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, जिसमें से 3 चंदवंशीय मांडलिकों का उल्लेख मिलता है। मांडलिक ऐसे सामंत राजा होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। साथ ही जो वास्ते ताम्रपत्र है जो पिथौरागढ़ में स्थित है, इसमें मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख मिलता है और इनका जो अधिपति शासक था वो था शक्तिबम, ठीक है, जो कि मूलतः नेपाल का निवासी था। इसके बाद हम देखते हैं चंद शासक थोहरचंद। अगला हमारे पास आता है चंद शासक थोहरचंद। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 ईस्वी के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश के संस्थापक थोरचंद को माना है। कनिंगम ऑफ नेपाल 1881 ईस्वी के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा कि थोहरचंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी। हर्षदेव जोशी थोहरचंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक मानते हैं और कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोहरचंद था। और आगे हम देखते हैं तो एटकिंसन के अनुसार थोहरचंद का जो राज्यारोहण होता है वो 1261 में होता है और इसने 1281 तक शासन किया। थोहरचंद का उत्तराधिकारी बनता है कल्याणचंद प्रथम और इसके बाद त्रिलोकचंद और उभयचंद का नाम आता है। तो उभयचंद पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेख से मिलता है। उभयचंद का प्राचीन ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत की मानेश्वर नाले से प्राप्त हुआ। साथ ही हम देखते हैं तो उभयचंद का जो वार्षिक श्राद्ध पर ज्ञानचंद्र ने ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान का अभिलेख मिलता है। करमचंद 1 वर्ष शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है।
अब हम पढ़ेंगे जो है ज्ञानचंद के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में जाता है, तो वो है आपके गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें उभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराए जाने का विवरण मिलता है। ज्ञानचंद्र पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था, जिसके समय जो है दिल्ली का शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। यानी कि जो ज्ञानचंद है दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानचंद जो है, ज्ञानचंद के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये पहला चंद शासक था जो है दिल्ली के दरबार में जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी और तराई का क्षेत्र जो है ज्ञानचंद्र को सौंपा था। एटकिंसन के अनुसार उस समय, ठीक है, सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1325 से 1351 था। तो ज्ञानचंद के समय में जो है तराई बाबा क्षेत्र में कटे हरियों का शासन था। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह जो था वो गरुड़ था और ये जो है विष्णु के उपासक थे। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, ठीक है, इसमें जो है ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराजा कहा गया है और सेरा का विजेता जो है ज्ञानचंद को कहते हैं। मझेरा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय में एक मात्र सामंत था, वो था विजयबम। ठीक है, गोवासा का ताम्रपत्र भी जो है ज्ञानचंद से संबंधित है और इसमें जो है 1418 ईस्वी में देवराज तिहाड़ी को एक ग्राम की वृत्ति दान दी थी। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं तो नीलो कठायत जो है ज्ञानचंद्र का वीर सेनापति था, जो कि कपरोली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत दी थी। ये एक प्रकार की पोशाक थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ज्ञानचंद्र का जो है सेनापति का नाम, तो वो था नीलो कठायत। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद्र का उत्तराधिकारी बनता है हरिहरचंद और द्वानचंद। ठीक है, आगे हम देखते हैं चंद शासक उद्यान चंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद्र ने जो है नीलो कठायत को धोखे से मार दिया था, जिस अत्याचार पूर्ण कार्य से उद्यान चंद को आत्मग्लानि हुई और इसने जो है कई स्थानों पर मंदिर और नौला बनाए। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यान चंद्र ने चंपावत में बालेश्वर का मंदिर बनवाया था और 1 साल की मालगुजारी तमाम प्रजा की माफ कर दी थी। 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध जो है विक्रमचंद से है, जिसने उद्यानचंद्र द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया, जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था। तो काम शुरू करता है बालेश्वर मंदिर का उद्यानचंद और उसे पूर्ण करता है विक्रमचंद। ठीक है, आगे हम देखते हैं चंद शासक भारती चंद। तो ये भारती चंद जो है दोस्तों, ये 35वां चंद शासक था और ये 1437 पे गद्दी पर बैठता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1437 से 1477 तक के जो है गद्दी पर बैठा रहता है और इसके जो पवाड़े हैं वो कुमाऊं में काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। पवाड़ों में जो है भारती चंद और कुमाऊं की वीरांगना भागो धोन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। ये भारती चंद जो है ये चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा था और इसने जो है ढोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए जो है ढोटी राज्य पर आक्रमण किया और इसकी जो सेना थी दोस्तों, इसमें सभी जातीय धर्म के लोग थे। तो ढोटी आक्रमण के दौरान जो है चंद सेना का पहला जो पड़ाव था वो सोर के कटकुनौला में था और दूसरा पड़ाव जो है काली नदी के किनारे बाली चौड़ में था। इसने जो है 12 वर्ष तक लगातार जो है ढोटी पर घेरा डाला था, यानी कि 12 वर्षों तक जो है लगातार युद्ध लड़ता रहा। भारती चंद्र को ढोटी पर जो है विजय 1451-52 में मिली थी। 12 वर्षों तक लगातार जो है युद्ध करता रहा, फिर जाके इसे जो है 1451-52 में सफलता मिलती है। उड़ेती ताम्रपत्र के अनुसार जो है भारती चंद्र ने 1451 में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। तो ठोटी अभियान के तहत जो है नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों के अवैध संतान थे। तो भारती चंद जो है वो अपने पुत्र की सहायता से सोर, सीरा और थर जो कि पिथौरागढ़ में है, इन पर अधिकार कर लेता है। सोर या पिथौरागढ़ में मल वंश का शासन बमसा था और सोर के मल राजा विजयबम की जानकारी मझेरा ताम्रपत्र से मिलती है,
जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त कर दिया था। सोर के मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी में प्राप्त हुआ। खेती खान ताम्रपत्र जो है ये भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुमार का उल्लेख मिलता है। तो आगे हम देखते हैं तो चंदकालीन सिरा राज्य। तो सिरा का अर्थ होता है भोजन या खीर, जो वर्तमान में डिहाट में स्थित था। ढोटी के मल्ल शासकों के अधीन था सिरा, ठीक है। तो जो सिरा के मल्ल थे वो स्वयं को रायमल या फिर रैका राजा कहते थे। यहाँ मल्ल वंश का संस्थापक जो है जगतमल को माना जाता है। भारती चंद के समय में ठोटी या नेपाल के शासक जयमल या छैमल था, जिन्होंने सिरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत ठोटी कहा। कल्याणमल से पूर्व सिरा का शासक बल्ली नारायण संसारमल था। तो हम भारती चंद के समय की बात करें तो भारती चंद के समय में जो है सिरा का जो शासक था वो कल्याणमल था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो भारती चंद है, भारती चंद के समय में जो सिरा का शासक था वो कौन था, तो कल्याणमल था। सिरा में भारती चंद्र ने ठुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया और डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह और रायत सिंह सामंत नियुक्त किए गए। बसेड़ों ने 1452 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक शासन किया। 1539 ईस्वी में ठोडी राजा रायमल सिरा का शासक बना, जो सिरा का 11वां शासक था। इसके बाद शोभामल जो है सिरा का शासक बनता है। शोभामल ने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद्र के साथ किया और कल्याण चंद्र के पुत्र रुद्रचंद्र के समय जो है हरिमल सिरा का शासक था, जिसे रुद्रचंद्र ने 1589 ईस्वी में पराजित किया था। रुद्रचंद्र ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही रुद्रचंद्र ने सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। सिरा से मलों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आगे हमारे पास है चंद शासक रतनचंद, ठीक है। तो लोहाघाट और हुड़ीती ताम्रपत्र से जो है रतनचंद का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र जो है रतनचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, जिसके समय ठोडी में नागमल ने विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक रहा। रत्नचंद ने नागमल को परास्त कर पुनः ठोडी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कराया था। रत्नचंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को परास्त किया और सिरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहां का सामंत बनाया। रत्नचंद पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया और जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की। आगे हम देखते हैं चंद वंश का जो शासक है हमारे पास वो है कीर्ति चंद। तो इसके बारे में जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल हम रत्नचंद पर ही अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है क्योंकि SSSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है और आपकी जो है जल्दी से जल्दी जो है आपकी वैकेंसी खुलने वाली है, तो आप सभी जो है अपनी तैयारी पर लगे रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।